जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की इंडिया विजिट से जस्ट पहले इस्लामाबाद में बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, किसी बीजीएफआई के जो 6 ऑफिसर्स हैं, वो पहुंचे। और उनका पहुंचना ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस मीटिंग है या फिर जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में कोई नया सिग्नल है। आज जो हम रिपोर्ट पे जिन पे बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त को डीजीएफआई के 6 ऑफिसर जो है वो ढाका से इस्लामाबाद गए, जिसमें कर्नल मुफज्जल इस्लाम बारी हैं। उनकी लीडरशिप में ये सारा कुछ हुआ है और जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से मिशन जो है वो अनडिस्क्लोज्ड है और ऑफिसर्स के आईएसआई जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे मिलने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो इस डेवलपमेंट को और सिग्निफिकेंट बनाता है जो टाइमिंग है। तारिक रहमान की भारत की यात्रा जो है वो एक्सपेक्टेड है और इसी पीरियड में बांग्लादेश पाकिस्तान इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट आमने सामने आ रहे हैं। तो समझना यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब फर्स्ट हम कोई प्रयास कोई इस तरह का कोई भी यहाँ पर कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे कि क्या कुछ एजेंडा है, लेकिन अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं है। तो ऑफकोर्स लेकिन टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठते हैं। इस्लामाबाद विजिट का एग्जैक्ट एजेंडा पब्लिकली कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए इसे ऑटोमेटिकली इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी वैसे तो दोनों कर ही रहे हैं, खुलकर सब कुछ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर सब कुछ हो रहा है। तो क्या कुछ हो सकता है और थोड़ा और भी कई सारे बड़े डेवलपमेंट है जिस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज की इस चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ऋषि जोशी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा का मुझे भाग बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय और स्वतंत्रता दिवस 80th उसकी बहुत बहुत बधाई सभी को और आपको भी। आपको भी जी, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अंबर जी। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले कि भारत विजिट से कुछ ही दिन पहले जो डीजीएफआई का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद जाना, क्या इसको प्योरली एक कोइंसिडेंस माना जाए या फिर इस स्ट्रेटेजिक जो टाइमिंग है उस पर हमें बात करनी चाहिए? अंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे आपने इस चर्चा की आज शुरुआत की है। और बिल्कुल ये खबरें हैं कि बांग्लादेश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं तारिक रहमान, वो भारत आने वाले हैं। और इसी समय, मतलब आप इस टाइमिंग को देखो, जो इनकी डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस है डीजीएफआई, इसके जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं और ये पूरा एक ग्रुप गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ उनके काउंटर पार्ट है, यानी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसके ऑफिशियल्स के साथ ये किसी महत्वपूर्ण एजेंडा पर डिस्कशन करने के लिए गए हैं। अब वो महत्वपूर्ण एजेंडा क्या है वो तो ओपन, हम इसको अभी किसी मीडिया के हवाले से या नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो एक हम सब समझ सकते हैं, जिस प्रकार की अभी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि पीओजे के और बलूचिस्तान में स्थितियां बहुत गंभीर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को बीते दिनों अपने व्हाट्सएप और इंटरनेट को भी इन क्षेत्रों में बंद करना पड़ा है। और जनता से जो विरोध के स्वर थे वो उठते उठते जिस तरह से यहाँ की सेना ने दमनकारी नीति अपनाई, तो अब वो बहुत बड़े आंदोलन का रूप जो है दोनों क्षेत्रों में अख्तियार कर चुका है। एक जन आंदोलन, जन आक्रोश वहां चल रहा है। और पाकिस्तान की हम सभी जानते हैं कि अपनी आंतरिक स्थितियां किस तरह की, लेकिन एक डिस्टर्ब स्टेट होकर के वो ये कोशिश नहीं करता है कि मैं अपनी स्थितियों को ठीक करूं। वो क्या करता है कि बांग्लादेश जैसे देशों के माध्यम से भारत जैसे देश की आंतरिक सुरक्षा पर चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता है। तो जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, यूनूस गवर्नमेंट बनी, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अगस्त 2024 में ऐसी स्थितियां बनी थी जिसमें एक तथाकथित आंदोलन के बाद वहां की जो राष्ट्राध्यक्ष थी शेख हसीना, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर वो भारत आ गई थी। उन्होंने यूके से भी मांग की थी कि भाई उन्हें शरण दी जाए, लेकिन वहां से मांग ठुकरा दी गई थी, तो भारत में वे रही। अब आप टाइमिंग देखो अंबर, पिछले हफ्ते शेख हसीना ने घोषणा की है कि अब मैं वापस बांग्लादेश जाना चाहती हूँ। उनको मृत्युदंड की सजा बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के रहते कोर्ट ने सुनाई हुई है। 600 से अधिक उन पर केस चल रहे हैं। उनकी जो पार्टी है, बिल्कुल हिस्टोरिक अवामी लीग जिसको हम के नाम से जानते हैं, उस पर बैन लगा हुआ है। वो तो इस बार के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। और शायद तभी हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार
जो है सत्ता में आ पाई है। अब आप ये स्थितियां देखो कि एक तरफ शेख हसीना को ये समझ आ रहा है कि वहां पर जो जनता है वो वहां के इन्फ्लेशन से, आर्थिक चुनौतियों से और वर्तमान सरकार की नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं है। तो वे अब हिम्मत जुटा करके कह रही हैं, या कहीं ना कहीं उनको ये इंटरनल और इंटेलिजेंस सोर्सेज होंगे जिनके माध्यम से पता चल रहा होगा कि वहां शायद जमात और आईएसआई का दखल थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि उनका अभी जो पूरा एक मैं कहूं कि फोकस है वो पाकिस्तान की अपनी स्थिति पर है। तो हो सकता है कि शेख हसीना ने इसलिए ये घोषणा की। बांग्लादेश की स्थितियों को देखें तो बांग्लादेश में कोई बहुत अच्छी स्थितियां चल नहीं रही है। हम सभी जानते हैं कि वहां पर एक आर्थिक चुनौती, गंभीर आर्थिक चुनौती से तो वहां की सरकार को जूझना ही पड़ रहा है। और अब एक और अंतर समझो कि जो एक ये इंटरिम सरकार बनने से लेकर, मतलब अगस्त सितंबर 2024 से लेकर के अभी जो ये हाल की सरकार बनी है, तो इस पूरे समय में, इन महीनों में हमने देखा कि कैसे आईएसआई और जमात वहां पर ओपनली एक्टिव थी और भारत के खिलाफ किस प्रकार के बार बार षड्यंत्र रच रही थी। और हमने तमाम स्थितियों को देखा। इसी बीच पश्चिम बंगाल में जब सरकार बदली है, हमने देखा कि वहां पर एकदम से जो हमारी लैंड बॉर्डर है उसकी फेंसिंग शुरू हो गई है, और भारत की तरफ से जो तमाम आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान थ्रू बांग्लादेश हमारे लिए प्लान कर रहा था, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। तो बांग्लादेश में अब ये स्थिति है। और अब आप यदि पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान की मैंने चर्चा की कि हालात कितने गंभीर हैं। वहीं भारत इस प्रकार की डिप्लोमेसी या राजनीति या कूटनीति में विश्वास नहीं रखता है। भारत तो अभी अपने ब्रिक्स की अध्यक्षता में मशगूल है, और इसके साथ साथ भारत जो है अपनी आंतरिक और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको लेकर के बहुत सजग रहता है। तो यही कारण है कि चीन जैसा भी जो देश है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, और इसीलिए अभी बीते दिनों सिक्किम के नाथुला दर्रा से सीमित ही, लेकिन दोनों देशों के बीच में व्यापार फिर से चीन ने शुरू करवाया है। तो ये एक समझने की बात है। तो अब ये मैंने आपके सामने पूरी स्थितियां रख दी। अब इसके बीच एंड बिल्कुल उनके लीडर भारत आए, इसके पहले वहां के यदि ये ऑफिशियल्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो यदि ढाका से जा रहे हैं पाकिस्तान और वहां पर आईएसआई के ऑफिशियल से मिल रहे हैं, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करती। और जब ये इस प्रकार की खिचड़ियां पकती हैं तो इसमें भारत केंद्र में होता है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम इस बात को भी समझे कि किसी भी देश के लिए उसकी पहली प्राथमिकता उसकी अपनी सुरक्षा, उसके अपने नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा विशेषकर, और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। और बांग्लादेश की हालत अभी इस समय ठीक नहीं है। और बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल। और बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत छूट रहा है। पैराडॉक्स देखो, ये हो सकता है कि जो इनकी खुफिया एजेंसी है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ अपने एजेंडे को लेकर के जो भी डिस्कशन करने के लिए और इन्वॉल्व हो और गई हो। लेकिन आप ये देखो कि जो तारिक रहमान है उनकी अप्रोच क्या रहने वाली है, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद से लगातार अब तक हमने देखा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स दिए हैं, और उन्होंने इस बात को हर बार रखा है कि भारत जैसे मजबूत देश के साथ बांग्लादेश की जो साझेदारी है वो आगे और पनपनी चाहिए। और यही हमने नेपाल से भी अब आते हुए देखा है, बालन शाह की तरफ से इसी तरह के स्टेटमेंट्स। तो ये हो सकता है दो पैरेलल हम देख सकते हैं कि जिसमें बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है वो अपनी जो भी वहां जाकर आईएसआई के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करके आए, और लेकिन जो हम जब तारिक रहमान की बात करेंगे तो उनका जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। और वो भारत आएंगे तो मुझे लगता है कि देखिएगा यही जो ना ये सबसे महत्वपूर्ण एक डिस्कशन पॉइंट रहने वाला है। जी, तो मैं आपसे समझ में अंशु जी, डॉक्टर जोशी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर हम ये जो दोनों के बीच में जो मुलाकात है, जो डीजीएफआई और एसआई के बीच में, अगर चलिए उसको एक रूटीन इंटेलिजेंस कॉपरेशन भी माने, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्जैक्टली क्या रीजनल इशू हो सकता है जिसपे वो इस तरह से उनकी मीटिंग हो रही है? आपको क्या समझ में आता है, दोनों के सामने क्या चैलेंज है? देखो, पाकिस्तान ने हाल में जिस तरह से, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से देखें तो आप देखो अपनी आउटरीच को बढ़ाने का प्रयास तो किया है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पश्चिम एशिया के संकट में उसने अपने आप को मध्यस्थ बना करके प्रस्तुत किया। हालांकि जैसे कि मैंने कहा भी था कि एक पोस्टमैन से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है कुछ भी, कबूतर के रूप में पूरी दुनिया देख रही है, और कबूतर ही बना पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं नकारा फिर पाकिस्तान के रोल को, ईरान ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, और वो तो एक उसका फ्लॉप शो रहा। अब आप देखो कि अफगानिस्तान से लगातार इंगेज्ड है पाकिस्तान।
पहले सऊदी के साथ एक उसने डिफेंस पैक्ट किया था, लेकिन सऊदी तो आज तक पाकिस्तान की हेल्प के लिए ऑन ग्राउंड आया नहीं है। अब सऊदी के साथ, तुर्की के साथ मिल करके एक हम इनका डिफेंस पैक्ट देख रहे हैं। इसको इजिप्ट को भी हम ज्वाइन करते हुए देख रहे हैं। ये जो इस्लामिक नाटो की बात चल रही थी, तो बड़े जोर शोर से इसे हमें पाकिस्तान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस्लामिक नाटो क्या भाई, जो ये नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो शीत युद्ध के समय यूएसएसआर और उसकी लॉबी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बनाया था। पहले ये मिलिट्री अलायंस बना था, फिर इसके जवाब में यूएसएसआर और उसकी लॉबी ने एक वॉर्सो पैक्ट नाम से मिलिट्री अलायंस बनाया था। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट तो नल एंड वॉइड हो गया, लेकिन नाटो अपने हथियारों के व्यापार को लेकर के यूरोप में फैलने के चक्कर में अमेरिका की एम्बिशंस की वजह से लगातार बढ़ता चला गया। तो नाटो इस वक्त हम देखते हैं कि विश्व का सबसे सशक्त मिलिट्री अलायंस है। अब जो ये इस्लामिक देश हैं, ये एक इस्लामिक नाटो की बात करते हैं, जिसमें कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन शिया है, कौन सुन्नी है, इसके माध्यम से वो ये भी चाह रहे हैं कि इनके अपने जो डिफरेंसेस हैं, जैसे ईरान और गल्फ कंट्रीज के जो डिफरेंसेस है, उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन प्लेज अ पिवोटल रोल, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो और ये सब एक मंच पर आए। तो मुझे लगता है कि ये एक जो इस्लामिक नाटो नाम के मिलिट्री अलायंस की शुरुआत की बात इन देशों ने की, जिसमें पाकिस्तान ने अग्रणी भूमिका निभाई है, तो उसको लेकर के ये फिर यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान हमको एक सेम साइड पर नजर आएंगे। और हम ये भी समझें कि जब हम इतिहास में झांक के देखते हैं, तो इसी पाकिस्तान से बांग्लादेश ने अपने आप को आजाद करवाया था, हम इस बात को ना भूलें। तो वो भी एक इतिहास रहा है। लेकिन इस समय बांग्लादेश जिस तरह से कट्टरपंथी फोर्सेस के हाथों में है, और जिस तरह से आईएसआई की इसमें भूमिका रही है, जमात की इसमें भूमिका रही है, जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लरिश किया जा रहा है वहां पर, आईएस के वहां पर ये तो ऑन रिकॉर्ड है, न्यूज में है कि आईएस के और तमाम जैश के और इस प्रकार के जो टेररिस्ट हैं वहां पर पाए गए हैं। तो ये हो सकता है अंबर की अपने एक ये पूरे इस्लामिक नाटो के एजेंडे को लेकर के, या एक किस तरह से मिलिट्रली अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके, इस एक बात को लेकर के हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो खुफिया अधिकारी हैं, इसमें अफगानिस्तान का भी एंगल हो सकता है, इसमें ईरान का भी एंगल हो सकता है, और इसमें हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज में वो कंट्रीज जो पाकिस्तान को फेवर नहीं करती हैं, तो किस तरह से काउंटर करने की नीति बनाई जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने आसपास, और कहीं ना कहीं भारत तो हमेशा पाकिस्तान की नीति के केंद्र में रहता ही है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। तो हो सकता है कि ये तमाम जो बिंदु हैं, इनको लेकर के ये खुफिया जो अधिकारी हैं, ये बैठ रहे हों, अपनी एक पूरी योजना बना रहे हों, एजेंडा सेट कर रहे हों। लेकिन फिर मैं वही उसी बात पे आऊंगी कि जब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट्स की बात करते हैं, तो बांग्लादेश से उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है, उनका भारत आना, एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ में आना, और इस बात को बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि भारत के साथ बांग्लादेश अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में भारत के परिप्रेक्ष्य से तो एटलीस्ट ये काफी कुछ, मतलब ये अपने आप में क्लियर बात है। अब रही बात, जब हम एक्सटेंड करते हैं इसको इस्लामिक नाटो की, जब हम बात करते हैं, पश्चिम एशिया की बात करते हैं, अफगानिस्तान जैसे देश को यदि हम लेके आ जाते हैं, तो फिर वहां पर हो सकता है कि बांग्लादेश को एज अ पपेट पाकिस्तान इस्तेमाल करने की सोच रहा हो, या उसके अपना कुछ एजेंडा हो। अम्बर, लेकिन डॉक्टर जोशी, हम देख रहे हैं कि तारिक रहमान जो है वो भारत यात्रा पे उनकी एक्सपेक्टेड है, और हमने देखा है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के जो क्लोजर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसमें आने की फिर से कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको फ्यूल की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। अभी फ्यूल की जरूरत थी, वहां पर एकदम ब्लैकआउट हो रहा है, सारी चीजें। तो ऐसे में आपको लगता है कि उस यात्रा के बाद कुछ रिश्तों में थोड़ा सा गरमाई आएगी, या फिर ये कहें कि जो बांग्लादेश है वो डेलिबरेटली मल्टी वेक्टर जो फॉरेन पॉलिसी है वो परस्यू करेगा, क्योंकि उधर पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट हो रही है, इधर भारत के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी देश की जो पहली प्रायोरिटी होती है अंबर, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करके रखना होता है, अपने लोगों की डे टू डे लाइफ को एक वो अच्छे से चले, ये सुनिश्चित करना होता है। बांग्लादेश को हम लगातार 2024 के बाद से हमने देखा कि किस तरह से जला है बांग्लादेश, किस तरह से ये जो अंतरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के
लीडरशिप में बनी थी, तो उन किस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, कैसे आर्थिक संकट बांग्लादेश में लगातार हमने बढ़ते हुए देखे हैं। वो बांग्लादेश जो कभी विशेषकर लेबर सेंसिटिव एरिया में, और उसमें भी पर्टिकुलरली मैं अगर टेक्सटाइल के सेक्टर में आपको ले जाऊं, तो भारत जैसे देश को भी उसने पीछे छोड़ दिया था, जिस तरह से वेस्टर्न पावर्स आकर बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही थी। और हम भारत सभी का सपोर्ट था वो पूरा। बिल्कुल नहीं, भारत का सपोर्ट था, लेकिन आप जब नंबर्स पे जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश के नंबर एक समय पर हमसे बेटर हो गए थे। और जितने वेस्टर्न पावर्स थे ये क्योंकि आकर के भारत इंगेज, के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने उधर इंडस्ट्री सेटअप की, हेल्प नहीं किया, सारा इंडस्ट्री कुछ किया। सेट की, लेकिन एज अ कंट्री अंबर आप ये देखो, एज अ कंट्री जीडीपी किसका बढ़ रहा था, या जी एज अ कंट्री रेवेन्यू किसका बढ़ रहा था, या एज हाँ, अ ऑफ कोर्स कंट्री इस बात का अनडाउटेडली। प्रश्न किसने लहराया, वो तो बांग्लादेश ने लहराया। देखिए ये दैट्स अ फैक्ट कि जिस तरह से उसके पास चीपेस्ट लेबर थी उसका, जब तक शेख हसीना थी, विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि शेख हसीना के समय पे शेख हसीना का हमेशा भारत के प्रति जिस प्रकार का झुकाव रहा है, और बिना भारत की कंसेंट के उन्होंने इस प्रकार की किसी नीति को एग्जीक्यूट भी नहीं किया है। लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि शेख हसीना के जाने के बाद जो ये तमाम प्रगति बांग्लादेश ने की थी वो धड़ाम से नीचे गिरा है। और टेक्सटाइल का सेक्टर देख लो आप, लेबर सेंसिटिव सेक्टर देख लो आप, जो ये पूरा जहां कारीगरी वाला काम आता है वो सारा बांग्लादेश का समाप्त हो चुका है आज की तारीख में। और आप देखो कि कैसे धड़ाधड़ वहां से जिन देशों ने, जिन कंपनीज ने, जिन इंडस्ट्रीज ने निवेश किए थे, इंक्लूडिंग इंडियन कंपनीज, वो सारे उठ उठ के वापस आ गए। क्योंकि जिस तरह से वहां शरिया और ये तमाम जमाते इस्लामी इन्होंने मिलकर जिस तरह से वहां पर पूरी गंदगी फैलाई है, तो आप यदि कहीं जाके निवेश करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? सुरक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और चीपर लेबर। अब सिर्फ चीप लेबर के चक्कर में अपनी सुरक्षा या प्रोडक्ट्स के साथ तो कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो आप देखो कि जब मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट रही, तो उस समय का आप देखो उठा के नंबर्स, तो आपको पता चलेगा कैसे ग्रेजुअली कंपनीज जो हैं वो वापस चली गई बांग्लादेश से। तो इसलिए जो वर्तमान सरकार है उसके सामने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी की दृष्टि से। दैट इज वाई मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार का जो फोकस है वो अपने आप को इकोनॉमिकली रीएस्टेब्लिश करना है, क्योंकि शेख हसीना के समय जो स्थितियां थी उससे बिल्कुल अलग स्थितियां इस समय बांग्लादेश में है। अब एक और बात बताती हूँ, जब यूएस के साथ ट्रेड डील बांग्लादेश ने की तो यहां पर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके इन्होंने डील की है। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज ये किया, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां कॉटन होता है, लेकिन इन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया कि ये यूएस का कॉटन खरीदेंगे और तब जो ये मैन्युफैक्चर करेंगे उसे यूएस टेक्सटाइल को अपने यहां पर लेगा। यहां भारत ने कभी समझौता नहीं किया। हमने साफ कहा कि हमारा जो इस प्रकार का सेक्टर है ये हमारे जो फार्मर्स हैं या जो डेयरी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ सेक्टर है, बहुत सेंसिटिव सेक्टर है, हम इसे नहीं ओपन करेंगे। लेकिन आप अगर देखो तो बांग्लादेश ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए, तो ये पॉलिसीज भी आज हमको फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश की जो सरकार है उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इसीलिए अभी जब मुझे लगता है कि जब तारीख आएंगे और जिस तरह की बात होगी, तो मुझे लगता है ट्रेड रिलेशंस को लेकर, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लेकर, बॉर्डर्स को सिक्योर रखने को लेकर के, और नदी के पानी को लेकर के या पानी के वितरण को लेकर के मुझे लगता है कि बॉर्डर ट्रीटी बिल्कुल, और आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है कि चीजें जाए। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ और आपसे मैं उस पर रिएक्शन भी चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिफ मुर्रे ने कहा था कि इस बार जो है भारत को ईस्ट से हम वार करेंगे। तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, उसकी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहा है, वहां पे कुछ बिल्टअप कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ये सब कुछ? बिल्कुल लगातार ये चल रहा है, और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं चीन का सपोर्ट भी देखते हैं अंबर। और पहले सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के तो हमने देखा कि यूएस की तरफ से भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, चीन भी इन्वॉल्व था। शेख हसीना की जो ये पूरी गद्दी पलटने का, सत्ता पलटने का खेल हुआ है, इसके पीछे कारण ही यही सब रहे हैं। दो बिंदु, एक तो भारत की बॉर्डर्स को के लिए चैलेंज जब उत्पन्न करने की बात आई तो शेख हसीना हमेशा से प्रो इंडियन रही है, और दूसरा जब सेंट मार्टिन द्वीप की बात आई तो शेख हसीना ने
न अमेरिका को इसका कंट्रोल देने के लिए हामी भरी और न चीन को। तो यहाँ पर ये दो महाशक्तियां और पाकिस्तान ने फिर एक होकर के, मुझे लगता है इन्होंने अपनी अपनी तरफ से फंडिंग और तमाम जो ये स्ट्रेटेजिक प्लॉयज वहां पर किए, तो हमने देखा कि किस तरह से एक कारण मिल गया वहां पर, वो एक छात्र आंदोलन के नाम पर किस तरह से पूरी स्थितियां उत्पन्न हुई और शेख हसीना को वहां से हटा दिया गया और शेख हसीना को फिर भागना पड़ा अपनी जान बचा के। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा ये कॉरिडोर है, वहां से जब हम बांग्लादेश की बॉर्डर को देखते हैं तो इसको कई लोग चिकन स्नैक कहते हैं, लेकिन मेरी कई डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात हुई और मैं स्वयं जब हम नक्शा देखते हैं और आज की तारीख में भारत की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, विशेषकर सरकार बदल जाने के बाद, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से एक भारत को जब हम एक भारत की दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वहां जिस तरह से की गवर्नमेंट बनी है अलग अलग राज्यों में, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये चिकन स्नैक नहीं है, ये रेजर है। और यहां पर आकर के जो भी कोशिश करेगा कि यहां से भारत को कोई नुकसान पहुंचाए, तो उसके हाथ और गर्दन कटना तय है। तो ये निश्चित तौर पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से, हमारी आंतरिक सिक्योरिटी की दृष्टि से ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। चाहे आप पश्चिम बंगाल से अपनी जो लैंड बॉर्डर है, जो 2000 किलोमीटर से अधिक की है, जो हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, या आप जो नॉर्थ ईस्ट के पूरा वो एक कॉरिडोर बनता है जो बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर साझा करते हैं, इनका बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अंबर, मैं आपको एक और बिंदु जोड़ दूं कि जो अलग अलग हम आसियान देशों के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जैसे हम थाईलैंड के साथ या म्यांमार के साथ हम पूरा ये मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है इन देशों तक थ्रू रोड। अगर पैरेलली आप बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर को देखो, तो अगर किसी भी तरह का डिसरप्शन वाया बांग्लादेश इस तरफ होता है, तो न सिर्फ ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है, इसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमारे फिर बायलैटरली और मल्टीलैटरली भी हम देखें कि फिर रिलेशंस पर असर पड़ता है। तो भारत इसको लेकर के पर्टिकुलरली बहुत हमेशा से अलार्म्ड रहा है और इसको लेकर के हमारी तैयारी पूरी रहती है। लेकिन पाकिस्तान लगातार, अभी भी आप देखो ना कि किस तरह से वहां से स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आए हैं कि यदि हमारे पानी को लेकर के भारत ने किसी भी प्रकार का नेगेटिव आगे अपना रुख कंटिन्यू रखा, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जो हमने सस्पेंड कर रखी है, जिसके बाद पाकिस्तान की बुरी हालत है, तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे और तमाम उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स वहां से आए। बहरहाल ये सब इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं अंबर, एक तो कूटनीति में हम ये देखें कि जो कमजोर साइड होता है ना, वो ये सब प्रोपोगेंडा बहुत करते हैं। वो जो है ना, मतलब उनके शब्दों से वो युद्ध लड़ने का प्रयास करते हैं। जो देश शक्तिशाली होता है वो ऑन ग्राउंड अपने एक्शन से प्रूव करता है कि मैं कितना पावरफुल हूं। तो भारत की तरफ से इसीलिए किसी भी देश को लेकर के, नेपाल से हमारे लिए जब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए, बांग्लादेश से आए, कभी श्रीलंका से आए, हमने कभी रिएक्ट नहीं किया। इन देशों को लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब इनके यहाँ किसी भी प्रकार की आपदा विपदा आई, तब भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का परिचय देते हुए एक अच्छे पड़ोसी की तरह सबसे पहले अपनी सहायता इन देशों को भेजी है। और इस बात से इनमें से कोई देश इनकार नहीं कर सकता है। तो भारत की यही पॉलिसी रही है। इसीलिए वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी। अगर इन केस इस तरह का कोई पाकिस्तान का प्लान भी है, तो चाहे डायरेक्ट थ्रू आर्मी, जो कि बांग्लादेश कभी नहीं करेगा, बांग्लादेश कैन नॉट अफोर्ड टू, क्योंकि चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश जो है वो भारत का ही पार्ट था एक समय पे। तो ये है। और दूसरा, अगर इनडायरेक्टली कोई टेररिस्ट इन्वेजन के थ्रू या इस प्रकार की एक्शंस प्लान करके पाकिस्तान कुछ ऐसा सोचता है, तो उसके लिए आज की तारीख में भारत की सेना और जिस तरह से हमारी खुफिया एजेंसी काम करती है, मुझे लगता है कि दे आर पावरफुल इनफ एंड ट्रेन्ड एंड रेडी इनफ। अंबर, और अब तो मोदी जी ने सिविल डिफेंस फोर्स का अनाउंसमेंट कर दिया कल। तो बिल्कुल 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 ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है कि जिस तरह से भारत मल्टी फ्रंट पे तैयारी कर रहा है। लेकिन एक बात है कि जो डीजीएफआई के चीफ हैं कैसर रशीद चौधरी, वो अप्रैल में इस्लामाबाद जा चुके हैं। उसके बाद ये 6 मेंबर का जो डेलीगेशन है, ये फॉलो अप विजिट है। मतलब वो इसी बात का इंडिकेशन है। तो सवाल ये है कि हमारे सामने लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इंटेलिजेंस कॉपरेशन बहुत सारा कुछ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बांग्लादेश डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो अफोर्ड नहीं कर सकता भारत के साथ, लेकिन जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, ये सारी चीजें, क्योंकि पोरस बॉर्डर है और बहुत बड़ा बॉर्डर, सबसे लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, तो
ये काफ़ी वल्नरेबल बना देता है और इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट हम भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी आपने देखा है कि बीते कुछ महीनों में अमेरिकन एजेंट्स उसमें पकड़े गए हैं, जॉर्डन ब्राउन है, हाँ। उसके पहले एक और पकड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें बड़ा कंसर्न रेज़ करती है भारत के जो ईस्टर्न फ्रंट है उसके लिए। बिल्कुल अंबर, यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि हुँ। जिस तरह की बॉर्डर आप देखो हमारे वहां, यदि हम अपने नॉर्थ ईस्ट पर नजर डालें और फिर एसोसिएटेड कंट्रीज पर नजर डालें, तो फिर वहां पर हमको चीन जैसा देश दिखाई पड़ता है, जिसके साथ से हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट चला है। वहां वो कोई फ्रेंडली नेशन हमारे साथ नहीं रहा है। बांग्लादेश जैसा देश दिखाई पड़ता है, नेपाल जैसा देश दिखाई पड़ता है। अच्छा, नेपाल हमेशा से एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट भारत के साथ रहे, लेकिन जिस तरह से पिछले वर्षों में यहाँ की अपनी आंतरिक स्थितियां रही, आइडियोलॉजिकल जिस तरह से इंक्लिनेशन पे लेफ्ट की गवर्नमेंट आई, उसने चाइना को अपने यहाँ पूरी तरह से घुसने की इजाजत दी, तो चीन ने जिस तरह से नेपाल पर शिकंजा कसा, अपने चंगुल में ले लिया एक तरह से नेपाल को। और दूसरी तरफ फिर हम देखें कि बांग्लादेश जैसा देश, जिसमें चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, तीनों ही देशों का हमने दखल देखा है। तो फिर अपनी जो ये बॉर्डर है यहाँ पर, न सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी, बिल्कुल जब पश्चिम बंगाल में हम बीते वर्षों की बात करें, तो वहां की जो राज्य सरकार थी, जब जब बीएसएफ ने अनुमति मांगी कि भाई उनको फेंसिंग की इजाजत दी जाए, जमीन दी जाए, ताकि ये जो पोरस बॉर्डर है इसका कंसेप्ट ही खत्म किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि उधर से इधर कोई घुसपैठिया ना आ सके, तो राज्य सरकार ने कभी इजाजत नहीं दी। तो ये एक तरह से क्या था, ये एक तरह से इस बात की अपॉर्चुनिटी थी कि वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स आए, और जब वो यहाँ आते थे तो इस बात के भी सबूत हैं, या न्यूज हम देख सकते हैं कि उनको कैसे आधार या दूसरे भारतीय दस्तावेज मिल जाते थे, और फिर वो पश्चिम बंगाल से बाहर निकल के पूरे देश में फैल करके उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं। अब वर्तमान सरकार जो है, तो जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बीच का सामंजस्य इस तरह का है कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स, आपकी जो कोर आर्मी है, आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और अब जो एक सिविल डिफेंस की बात, हमारे पूरे फ्रेमवर्क की बात हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस की, जिसको आपने बीते दिन देखा भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ड्रिल्स किए गए थे सिविल डिफेंस को लेकर के, जिसमें हम सभी ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये हमारे समझने की आवश्यकता है कि ये एक मल्टी लेयर्ड मैकेनिज्म होता है जब भी आतंकवाद जैसी समस्या से हमको जूझना हो, क्योंकि अंबर होता क्या है इसमें ना, डिफेंस हमेशा ऑफेंस से एक कदम आगे चलता है, और ये तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे एसोसिएटेड जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि अपनी राजनीतिक मांगों को या अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक राज्य पर हमला नहीं करना है, एक राज्य के लिए ऐसी भय की स्थिति उत्पन्न कर देनी है, उसके लोगों में ऐसी स्टेट ऑफ शॉक क्रिएट करनी है कि उसके वो जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो पूरे हो जाए। वरना किसी को, आप एक बात बताइए, पाकिस्तान को भारत के ऊपर पहलगाम जैसा अटैक करके क्या मिलता है? तो जो टेररिज्म है, इसका जो कोर रीजन है, वो है टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ पैनिक अमंग द पीपल ऑफ द टारगेट कंट्री। जब अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ था, तो किस तरह से हमला किया गया था? किसी ने सोचा था कि एरोप्लेन के माध्यम से कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है? उसके बाद वो एंथ्रेक्स वाले लेटर्स भी गए थे, तो मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स भी वो यूज कर सकते हैं, केमिकल वेपन्स के भी यूसेज की हमने बात देखी है। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो नए नए तरीकों को देखते रहते हैं, और उनको जब फिर स्टेट सपोर्ट मिल जाता है, जैसे पाकिस्तान को इसीलिए कहा जाता है ना कि एक ऐसा स्टेट है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, तो वो और फिर सिचुएशन डेडली हो जाती है। लेकिन अंबर, भारत ने इन देशों को, इन स्थितियों को, आज 80वां हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आज 80 वर्ष हो गए। भारत ने बखूबी इन तमाम चुनौतियों से न सिर्फ इनका मुकाबला किया है, बल्कि मैं कहूंगी सफलता अर्जित की है, क्योंकि ना तो हम नेगेटिव डिप्लोमेसी करते हैं, ना हम किसी प्रकार की नेगेटिव फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चलते हैं, ना हम किसी दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा जमाने की बात करते हैं, और ना किसी देश पर अटैक करते हैं। तो विद अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, आप भारत की सरकार को देखो, भारत की सेना को देखो, भारत की इंटेलिजेंस को देखो, विद अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारी बॉर्डर्स सुरक्षित रहे, और इसमें भारत सफल रहता है। तो हाँ, लेकिन आगे मुझे लगता है कि जिस तरह से ये कॉम्बिनेशंस हमारे सामने आ रहे हैं ना, एंड स्पेशली अमिड दिस वेस्ट एशियन क्राइसिस, तो फिर आगे देखते हैं अब किस तरह की स्थितियां बनती हैं। हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बिखरे भी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में क्या खिचड़ी बन रही है।
लेकिन डॉक्टर जोशी, आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विस्तारपूर्वक इस पर पूरा विश्लेषण दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय।